गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत टॉपिक शुरू किया था। मानव भूगोल पेपर जो है हमारा सेकंड उसमें, और उसमें जो मानव भूगोल का पहला मूल सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आज हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में जो दूसरा सिद्धांत है पार्थिव एकता का सिद्धांत या अंतर संबंध का सिद्धांत, इसके बारे में बात करेंगे। इसे प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी और प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप भी कहते हैं। संसार में जितने भी भौगोलिक तथ्य, चाहे वो जड़ हो या चेतन, भौतिक हो या सांस्कृतिक, सभी तत्व एक दूसरे से किसी न किसी रूप में संबंधित होते हैं और एक दूसरे के ऊपर भी निर्भर होते हैं। पार्थिव एकता जो है ये एक शाश्वत और विश्वसनीय और सार्वभौमिक तथ्य है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में विभिन्न नक्षत्र एक दूसरे के आकर्षण शक्तियों के कारण संतुलित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार भूतल के ऊपर भी विविध प्रकार के जो भौगोलिक तथ्य हैं वे सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं। अंतर संबंध का ये जो सिद्धांत है यह प्रतिपादित करता है कि विश्व के किसी भी भौतिक या मानवीय तथ्य को एकाकी या स्वतंत्र नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रत्येक तथ्य अनेक अन्य तथ्यों से संबंधित होता है और किसी भी तथ्य का पृथक व स्वतंत्र अस्तित्व जो है वो संभव नहीं है। मतलब सभी तत्व जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर अंतर्निर्भर करते हैं। प्रत्येक तथ्य अन्य तथ्यों को प्रभावित और नियंत्रित करता है और साथ ही वह स्वयं भी दूसरे कारकों से और तथ्यों से प्रभावित व नियंत्रित होता है। इसी प्रकार हम किसी भी भौगोलिक कारक का विश्लेषण करते समय उन कारकों का अवश्य विश्लेषण करते हैं या अध्ययन करते हैं जो कि उनको प्रभावित करते हैं। संपूर्ण पृथ्वी एक भौगोलिक इकाई है, हम सभी जानते हैं, और इसके विभिन्न भाग जो हैं वो आपस में एक दूसरे से संबंधित और नियंत्रित हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही समान भौतिक नियम क्रियाशील है। किसी भी प्राकृतिक प्रदेश के विश्व में जितने भी भाग हैं सभी भागों में सामान्यतः एक समान जलवायु, एक जैसी वनस्पति, एक जैसी मिट्टी आदि मिलते हैं। जो विभिन्न भौगोलिक कारक हैं जैसे भूमि की बनावट, जलवायु जिसमें कि तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु, पाला, दाब, वायुदाब, बादल आदि आते हैं, और मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि जो विभिन्न भौगोलिक कारक हैं वे सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं और अपने जीवन निर्वाह हेतु वे एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, एक दूसरे को वो प्रभावित करते हैं। अगर हम उदाहरण स्वरूप देखें तो वनस्पति की उत्पत्ति जो है उस पे भूमि, जल, वायु, मिट्टी का योग होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार मिट्टी के निर्माण में भी भूमि, जलवायु, वनस्पति का योग होता है। इसलिए जब भी हम मिट्टी का वर्गीकरण करते हैं तो हम अधिकांशतः वनस्पति के आधार पर उसका वर्गीकरण करते हैं। जलवायु जो है वो भूमि की आकृति का निर्माण करती है और भूमि की आकृति भी जलवायु को प्रभावित करती है। जलवायु और वनस्पति भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे अधिक वन के कारण जहाँ पर अधिक वन होते हैं वहाँ पर तापमान क्या होगा, कम होगा, और आर्द्रता जो है वो अधिक होगी। अर्थात सभी भौगोलिक तत्व जो हैं, भौगोलिक तथ्य जो हैं वो एक दूसरे से संबंध और संगठित होते हैं। और प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक प्राकृतिक भौगोलिक प्रदेश के जो जीवधारी हैं, वृक्ष, जंतु, मानव, सभी आपस में मिलकर ही वातावरण से अनुकूलन करते हैं और ये जो क्रिया होती है यह सहज जीवन कहलाती है। अब पार्थिव एकता का जो सिद्धांत है इसके बारे में विभिन्न भूगोलवेताओं ने क्या विचार दिए हैं, अगर हम इनके बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले हम लेते हैं रेडजल को। रेडजल जो हैं वो जर्मन भूगोलवेता हैं और उन्होंने अपनी बुक एंथ्रोपोजियोग्राफी में पार्थिव एकता के सिद्धांत के ऊपर बल दिया और उन्होंने वो विश्व के जितने भी तत्व हैं सबको समष्टि रूप में देखते थे, मतलब एक समान रूप में, सम्मिलित रूप में देखते थे। मानव भूगोल
कि दृश्य पार्थिव एकता से मानव भूगोल जो है उसके दृश्य पार्थिव एकता से संबंधित हैं और केवल उसी के द्वारा समझाए जा सकते हैं। प्रत्येक स्थान पर भौगोलिक दृश्य वहाँ के वातावरण से संबंधित होता है और वातावरण भौगोलिक दशाओं का योग है, ऐसा रेडजल का मानना था। रेडजल की विचारधारा जो है वो भौगोलिक एकता पर आधारित थी। वे पार्थिव एकता के सिद्धांत को ही मानव भूगोल का आधारभूत सिद्धांत मानते थे और रेडजल के अनुसार भूतल पर मानवीय क्रियाओं का अध्ययन भौगोलिक वातावरण के संदर्भ में ही किया जाता है। इसमें पृथ्वी के जो विभिन्न तत्व हैं उनके पारस्परिक संबंधों पर बल दिया जाता है, जिसमें कि भौगोलिक एकता के दर्शन होते हैं, भौगोलिक एकता दिखाई देती है। इसके बाद अगर हम जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट की बात करें तो हम्बोल्ट जो हैं वो उन्होंने अपनी बुक कॉस्मॉस में लिखा है कि उन्होंने पृथ्वी को एक जैविक और अविभक्त इकाई मानते हुए लिखा कि संपूर्ण पृथ्वी में एक ध्रुव से लेकर दूसरे ध्रुव तक एक ही आत्मा व्याप्त है, एक ही जीवन पत्थर, पौधों, जानवरों, यहाँ तक कि स्वयं मानव में भी प्रवेश लिए हुए मिलता है। ऐसे ही बर्गहॉस जो हुए हैं उन्होंने अपनी बुक फिजिकल एड्रेस में जलवायु और वनस्पति के संबंध को समझाया है। विडाल डी ला ब्लास जो कि फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने भी सभी भौगोलिक उन्नति में प्रमुख विचार पार्थिव एकता का है उनके अनुसार, और मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित हैं और केवल उसी के माध्यम से उनकी व्याख्या की जा सकती है। ब्लाश ने अपनी बुक एजेंट में लिखा कि एक देश के राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन वहाँ के प्राकृतिक मानचित्र के साथ होता है और यह मानचित्र एक दूसरे को स्पष्ट करते हैं और इनके पूरक दूसरे मानचित्र रेखाचित्र होते हैं जो कि उस प्रदेश के भूविज्ञान, जलवायु और सांख्यिकी से संबंधित होते हैं। अब अगर हम अमेरिकी भूगोलवेत्ता हटिंगटन के विचारों के बारे में बात करें तो उन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में भौतिक दशाओं की अंतर्क्रियाओं तथा मानव क्रियाओं पर पड़ने वाले उनके प्रभावों के बारे में बताया है। उनके अनुसार भौतिक वातावरण के सभी तथ्य एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और मानवीय क्रियाकलापों पर वे प्रभाव डालते हैं। साथ ही मानव जो है वो भी एक क्रियाशील प्राणी है और वातावरण, पशु, वनस्पति पर मानव प्रभाव डालता है। इस प्रकार प्रकृति और मानव में एक गतिज संतुलन संबंध पाया जाता है। अब अगर हम कुछ उदाहरणों की बात करें जिनसे कि पार्थिव एकता या अंतर संबंध का जो सिद्धांत है इसकी झलक दिखती है, इसको हम पुष्ट कर सकते हैं, तो उसमें अगर हम सबसे पहले पर्वत और नदियों का उदाहरण देखें तो हम सभी जानते हैं कि जो पर्वत हैं वो नदियों के उद्गम स्थल होते हैं, जन्मदाता होते हैं। अधिकांश नदियाँ जो हैं वो पर्वतों से उनके उद्गम स्थल पर्वतों में होते हैं और सभी वलित पर्वतों की उत्पत्ति जो है वो भूसन्नति जियोस्लाइन से होती है, जिसमें कि कई वर्षों तक नदियों द्वारा मलबा का जमाव किया जाता है और उस मलबा में जब मोड़ पड़ते हैं, भिचन होती है, मोड़ पड़ते हैं, उत्थान होता है, उन्हीं से वलित पर्वतों का निर्माण होता है, उनकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्वत और नदियाँ जो हैं ये दोनों एक दूसरे के कारण ही अस्तित्व में हैं। अगर हम दूसरा उदाहरण देखें वायुमंडलीय दशाओं को लेकर के, तो जितनी भी वायुमंडलीय दशाएं हैं वे सूर्य तप से नियंत्रित होती हैं और साथ ही वो परस्पर एक दूसरे से संबंधित होती हैं। जैसे अगर तापमान में भिन्नता है तो उसके कारण वायु दाब में भिन्नता उत्पन्न होगी और जिससे कि वायुमंडलीय दशाएं जैसे कि हवाएं, आंधियाँ, तूफान, चक्रवात आदि उत्पन्न होते हैं। और तापमान में कमी होने पर हिमपात, कोहरा, ओला, ओस आदि गिरते हैं और सूर्य तप के कारण ही वाष्पीकरण और वर्षा संचालित होती है। ठीक है। और अगर हम ऐसे ही जलवायु और वनस्पति के उदाहरण को लें तो भूमध्य रेखीय, मानसूनी, सवाना, शुष्क रेगिस्तानी, टैगा, टुंड्रा जितने भी जलवायु प्रदेश हैं उनकी वनस्पति भिन्न भिन्न होती हैं। भूमध्य रेखीय भागों में उच्च तापमान, ऊंची आर्द्रता, अधिक वर्षा के कारण क्या होता है, सघन ऊंचे वृक्ष मिलते हैं, जबकि शुष्कता के कारण मरुस्थलीय भाग जो होते हैं वहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ मिलती हैं। अतः वनस्पति जो है वो जलवायु का ही परिणाम होती हैं और सघन व ऊंचे ऊंचे वृक्षों वाले जंगलों के निकट भागों में आर्द्रता और वर्षा की मात्रा अधिक होती है। अतः जलवायु और वनस्पति जो हैं ये भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं।
अब इसी प्रकार अगर हम मानव और पर्यावरण का उदाहरण देखें तो समस्त सांस्कृतिक तत्व यानी कि मनुष्य ने जिनका निर्माण किया है, समस्त सांस्कृतिक तत्व विभिन्न प्राकृतिक तत्वों से संबंधित होते हैं और मनुष्य जो है वो एक प्रमुख भौगोलिक कारक है जो कि प्राकृतिक तत्वों से प्रभावित होता है, किंतु वह प्रकृति के नियंत्रण को एक मूक दर्शक बनकर स्वीकार नहीं करता, बल्कि वह अपने विवेक से, अपने कौशल्य, अपनी बुद्धि से उसमें भी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके विभिन्न सांस्कृतिक भूदृश्यों का वह निर्माण करता है। इस प्रकार प्रकृति और मानव ये दोनों भी परस्पर एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अगर हम देखें तो जो मानव के लिए उपयोगी और अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां जिन भागों में होती हैं वहीं पर मानव का विकास जो है वो अधिक होता है। अगर हम देखें कि जितनी भी प्राचीन नदी घाटी सभ्यताएं हैं, चाहे हम मेसोपोटामिया सभ्यता लें या मिस्र सभ्यता लें या सिंधु घाटी सभ्यता लें, उन सभी का विकास जो है वो नदी घाटियों में हुआ है, क्योंकि वहाँ पर मानव के लिए उपयोगी और अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ उपलब्ध थी। अब अगर हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि अंतर संबंध और पार्थिव एकता का जो सिद्धांत है ये स्पष्ट करता है कि संसार के जड़ और चेतन सभी तथ्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। स्वयं मनुष्य भी पर्यावरण का अभिन्न अंग है और समस्त भौगोलिक घटनाएं पृथ्वी की सार्वभौमिक एकता से संबंधित है। अतः किसी भी तथ्य का भौगोलिक अध्ययन स्वतंत्र रूप में नहीं बल्कि समन्वित रूप में किया जाना चाहिए। इस प्रकार हमारा मानव भूगोल का जो दूसरा सिद्धांत है, मूलभूत सिद्धांत पार्थिव एकता का सिद्धांत, जिसे अंतर संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं, ये पूरा होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मानव भूगोल का जो तीसरा मूलभूत सिद्धांत है, तीसरा और अंतिम सिद्धांत, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।